हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने त्रिविम समावयवता के बारे में पढ़ा था। जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, एक ज्यामितीय समावयवता और एक प्रकाशिक समावयवता, जिसे हम ध्रुवण समावयवता भी कहते थे। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो बात करी थी वो ज्यामितीय समावयवता के बारे में बात करी थी और उसको हमने डिटेल में चीजों को समझा था। उसे हमने पार्ट फर्स्ट कह दिया था। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता के बारे में। ध्रुवण या फिर प्रकाशिक समावयवता, राइट। इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ये मेरा पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट में हमने ज्यामितीय समावयवता के बारे में पढ़ा और अब पार्ट सेकंड में हम प्रकाशिक समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। प्रकाशिक समावयवता, जैसे कि हम जानते हैं प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, तो ध्यान से सुनना बेटा। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, ध्यान से सुन लेना बेटा अच्छे से। अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र भी समान, संरचना सूत्र भी क्या हो बेटा, समान हो। कमाल की बात यह है कि इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी, भौतिक तथा रासायनिक गुण ये भी समान हो। मतलब भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या हो बेटा, समान हो। ऐसे यौगिक, ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, उनके भौतिक और रासायनिक गुण समान, तो फिर क्या डिफरेंट है? हाँ, जिनका व्यवहार समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति, समझाया जाएगा समतल ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जिनका व्यवहार अलग अलग होता है। जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को अगर घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, घड़ी की दिशा में, या फिर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं। ध्यान से सुनना बेटा बहुत अच्छे से। भाई ऐसे पदार्थ जिनके अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, भौतिक तथा रासायनिक गुण समान, लेकिन इनका जो व्यवहार है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न होता है। किस प्रकार से भिन्न होता है? भाई ऐसे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, उनको हम कहते हैं बेटा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। उनको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, घूर्णक। और जो बेटा इनको डी फॉर्म भी बोल देते हैं, डी रूप भी कह देते हैं बेटा। इनके नाम से पहले डी लिखते हैं। और जो घड़ी की दिशा, घड़ी की और जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं, उनको हम कहते हैं वामावर्त, या वाम भी बोल सकते हो, वामावर्त ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णक, घूर्णक। इनके नाम से पहले हम एल लिखते हैं तो इनको हम एल रूप भी बोलते हैं। ऊपर वाले को डी फॉर्म, नीचे वाले को एल फॉर्म। अब इसको समझते हैं अच्छे से बेटा, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। मेरे पास एक लाइट का सोर्स है, प्रकाश स्रोत है, बहुत अच्छे से समझना, समझ में आएगी परफेक्ट आपको। ये आपके पास एक लाइट का सोर्स है। अब जैसे कि आप जानते हो जो मेरे पास प्रकाश स्रोत होता है, लाइट का जो सोर्स होता है बेटा, उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं लाइट के वो चारों डायरेक्शन में होते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई लाइट का सोर्स है, तो यहां से जब लाइट निकलेगी तो चारों डायरेक्शन में निकलेगी, ऐसे 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 ऐसे, कुछ ऊपर को कुछ नीचे को, हर एक डायरेक्शन में यहां से लाइट निकलेगी। क्लियर बात बेटा, समझ में आ रही है बात? तो जब यहां से लाइट चारों डायरेक्शन में निकल रही है, यानी कि आगे की ओर भी, थोड़ी सी नीचे को भी, आपको एक दो लाइट पीछे को भी दिखेगी। क्योंकि जब आप देखते होंगे बेटा, क्या देखते होंगे, हाँ, जहां पर आपने ट्यूबलाइट या बल्ब लगा रखा है उसके नीचे भी रोशनी दिखेगी, उसके थोड़ा सा आपको जस्ट पीछे तो नहीं, क्योंकि शैडो बन जाएगी, उसके थोड़ा सा नीचे भी आपको क्या दिखेगी, रोशनी दिखेगी। तो यहां पर जो है ना, लाइट पूरी तरीके से फैलती है इस तरीके से। समझ में आ रही है बात? तो मैंने कहा कि भाई यहां पर जो प्रकाश स्रोत है, इसमें जो वाइब्रेशन है लाइट के वो चारों डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। लाइट के सोर्स को हम कहां से पास करते हैं बेटा? निकोल प्रिज्म।
निकोल प्रिज्म क्या करेगा, ध्यान से सुनना, जब मैं लाइट के सोर्स को निकोल प्रिज्म से पास करूंगा तो निकोल प्रिज्म क्या करेगा, इस लाइट के जो वाइब्रेशन है, लाइट प्रकाश के जो कंपन है, इसको एक डायरेक्शन में ध्रुवित कर देगा, पोलराइज कर देगा। अभी तो चारों डायरेक्शन में लाइट जा रही है, राइट। फिर क्या करेगा, निकोल प्रिज्म एक ही डायरेक्शन में लाइट के कंपन को पास करेगा। मान लीजिए सपोज दैट, बाकी सबको कैंसिल कर देगा। मान लीजिए जो निकोल प्रिज्म है वो इस वाले प्रकाश को अपने में से बाहर जाने देता है, तो बाकी जितने भी हमारे पास ये वाले कंपन है, ये वाले कंपन है, ये सब क्या कर देगा, ये वाले कंपन है, ये सब क्या कर देगा बेटा, कैंसिल कर देगा। इस निकोल प्रिज्म से जो लाइट के कंपन पास हो सकते हैं वो यही वाले हो सकते हैं, यानी कि निकोल प्रिज्म से लाइट के जो कंपन है, जो प्रकाश के जो वाइब्रेशन है, वो केवल एक ही तल में पास होते हैं, और ऐसे प्रकाश को हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। तो यहां से जब लाइट निकली तो वाइब्रेशन एक ही तल में मिले हमें, इस तरीके से। शायद आपको बात समझ में आ गई। क्योंकि ये एक प्लेन के अनुदिश पोलराइज हुए, इसलिए हम इसको बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। भाई इन्होंने जो प्रकाश को है वो ध्रुवित करा एक प्लेन के अनुदिश, एक समतल के अनुदिश, एक ही समतल के अनुदिश यहां से निकोल प्रिज्म से लाइट पास हुई। बाकी ऐसे वाले भी थे वाइब्रेशन, ऐसे वाले भी थे वाइब्रेशन, ऐसे वाले भी थे, ऐसे वाले भी थे, तो हर एक वाइब्रेशन को कैंसिल करा। ये वाले जो वाइब्रेशन थे बस इस निकोल प्रिज्म से यही पास हुए। क्योंकि यहाँ पर बाकी सबको कैंसिल कर दिया, इसलिए इस प्रकाश को बोलते हैं हम समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट। एक ही प्लेन के अनुदिश यहां से कंपन पास होंगे, यहां से वाइब्रेशन पास होगी लाइट के। अब ध्यान सुनना, ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है इसको हम पोलैरिमीटर ट्यूब, पोलैरिमीटर ट्यूब, ये मेरे पास है पोलैरिमीटर ट्यूब, पोलैरिमीटर ट्यूब। तो इस पोलैरिमीटर ट्यूब से मुझे समतल ध्रुवित प्रकाश को पास करना है। अब ये पोलैरिमीटर ट्यूब क्या, इस पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर हम वो सॉल्यूशन डालेंगे जिसका हमें लाइट के प्रति बिहेवियर देखना है। जिसका मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है, मुझे ए का भी लाइट के प्रति बिहेवियर देखना है बेटा, और बी का भी लाइट के प्रति बिहेवियर देखना है। तो मैं ए को भी इसमें डाल दूंगा और बी को भी इसमें डाल दूंगा। मैंने ए को भी डाल दिया इसके अंदर, पहले ए को डालूंगा, पहले ए का बिहेवियर देखूंगा, फिर बी का बिहेवियर देखूंगा, राइट। अब यानी कि पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर उस कंपोनेंट को, उस यौगिक को डाला जाता है जिसका हमें लाइट के प्रति व्यवहार देखना है कि ये लाइट को घड़ी की दिशा में रोटेट करता है या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट करता है, जिसका हमें देखना होता है। अब यहाँ तीन पॉसिबिलिटी है पोलैरिमीटर ट्यूब में, तीनों की तीनों बता देता हूं। तीन पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई हो सकता है कि जो आपने लाइट के वाइब्रेशन समतल ध्रुवीय प्रकाश को इससे पास कराया, ये जू का तू पास हो जाए, कोई हमारे पास यहां पर लाइट का विचलन ना हो, लाइट जो कि तू पास हो जाए इस विलयन से। हमने जो समतल ध्रुवित प्रकाश को पोलैरिमीटर ट्यूब से पास करा, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है जो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो जू का तू इस पोलैरिमीटर ट्यूब से निकल जाए, जू का तू निकल जाए। और अगर जू का तू निकल गया, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति असक्रिय, नॉन रिएक्टिव है। तो इसको मैं कहूंगा बेटा प्रकाश असक्रिय पदार्थ, प्रकाश असक्रिय पदार्थ। किसको कह रहा हूं मैं, इसके अंदर जो मैंने पदार्थ डाल रखा उसको कहूंगा मैं प्रकाश असक्रिय पदार्थ। इंग्लिश में बोल देते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा। अब आगे सुनो बेटा, अगर ये लाइट के तल को रोटेट कर देता है घड़ी की दिशा में, ऐसे घड़ी ऐसे तो चलती है, अरे ऐसे तो चलती है भाई, इस तरीके से घड़ी की सुई ऐसे तो चलती है इस तरीके से। तो अगर ये लाइट को, वैसे तो मेरा एंगल ये था, ध्यान सुनना बेटा, अब यहां ये ऐसे पास होना चाहिए था लेकिन ये पास ऐसे हुआ, तो इसने पदार्थ ने लाइट को रोटेट कर दिया घड़ी की दिशा में। कितना रोटेट हुआ, कितना एंगल रोटेट हुआ, ये वाला एंगल, थीटा एंगल। और चूंकि आप जानते हो कि इधर जो होता है हमारे पास क्वाड्रेंट में, जानते हो इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है पॉजिटिव, तो ये जो घड़ी की दिशा में रोटेट हो रहा है ये पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको प्लस साइन से डिनोट करेंगे,
इसको प्लस साइन से डिनोट करेंगे, मैं समझा दूंगा, ध्यान सुनना फिलहाल। अगर ये ऐसे रोटेट होता है तो इसको बोलते हैं हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, घूर्णक, जिसको हम डी फॉर्म बोलते हैं, डी रूप, या फिर मैं इसे धनात्मक पॉजिटिव साइन से भी डिनोट करूं। मैंने अभी बताया ना, क्योंकि एंगल पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, यानी कि रोटेट करेगा धनात्मक एंगल में, पॉजिटिव एंगल। राइट बेटा। हो सकता है ये लाइट के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट कर दे। हो सकता है ये समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में रोटेट कर दे। ये जो पदार्थ है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में, भाई ऐसे जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसे रोटेट हो गया, तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट हो गया। और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट होता है तो फिर ऐसे पदार्थ को बोलते हैं हम वाम या वामावर्त, है ना, ध्रुवण घूर्णक। इनके नाम से पहले एल लिखते हैं तो एल रूप भी बोलते हैं। और चूंकि ये रोटेट करेगा, ध्यान सुनना, ये मेरा एक्चुअल एंगल था, लेकिन इसने रोटेट करा ऐसे, ये ऐसे रोटेट कर दी, तो ये इस तरीके से थीटा हुआ, इस तरीके से थीटा एंगल बनाएगा। लेकिन कहां बना रहा है? नेगेटिव की ओर, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव साइन, इधर नेगेटिव मिलेगा। तो यहां पर माइनस है, इसलिए इसको माइनस साइन से डिनोट करेंगे। ये पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए इसको पॉजिटिव साइन से। तो डी फॉर्म मेरा पॉजिटिव होगा, एल फॉर्म मेरा नेगेटिव होगा। तो ये बात आपको पता चल गया। और अगर ये लाइट को रोटेट कर पा रहा है, अगर ये लाइट को रोटेट कर पा रहा है पदार्थ, तो ये लाइट के प्रति एक्टिव है, लाइट के प्रति सक्रिय है, इसलिए हम इनको बोलेंगे बेटा प्रकाश सक्रिय पदार्थ। क्या बोलेंगे? प्रकाश सक्रिय पदार्थ। यानी कि मैं बोल सकता हूं ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ओ ए से डिनोट करते हैं। और ये जो दोनों है, डी और एल फॉर्म है, ये जो डी और एल फॉर्म है, इन दोनों को हम बोलते हैं बेटा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रूपी। क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिबिंब रूपी। इंग्लिश में बोलते हैं इनैंशियोमर, इनैंशियोमर। राइट। तो हमारे पास ये जो डी फॉर्म और एल फॉर्म है, इन दोनों को हम बोलते हैं इनैंशियोमर, इनैंशियोमर। और एक और बात बेटा, ये दोनों रूप एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। मेरा जो डी फॉर्म है और मेरा जो एल फॉर्म है वो एक दूसरे के, अगर मैं यहां दर्पण लगा दूं, अगर मैं यहां दर्पण लगा दूं, तो याद रखना बेटा, दर्पण लगाने से ये एक दूसरे की क्या होगी? मिरर इमेज होगी। और ये जो मिरर इमेज है, ये जो मिरर इमेज है, जब मैं एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित, सुपर इम्पोज नहीं होगी। मैं समझाऊंगा इस बात को कि सुपर इम्पोज क्या होता है। फिलहाल ये समझो कि ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज अध्यारोपित नहीं होती है। और अगर अध्यारोपित नहीं होगी तो ये जो डी और एल फॉर्म है, ये जो डी और एल फॉर्म है, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? इनैंशियोमर कहलाएंगे, प्रतिबिंब रूपी कहलाएंगे, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब कहलाएंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गई होगी अब आपको। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि प्रकाशिक समावेशिता क्या होती है, तो ध्यान सुनना, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र, संरचना सूत्र, भौतिक तथा रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न होता है, अलग अलग होता है। एक ऐसे पदार्थ है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, उन्हें दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डी रूप कहते हैं। और एक ऐसा पदार्थ है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं, उन्हें वाम ध्रुवण घूर्णक एल रूप कहते हैं। इनके नाम से पहले डी लिखेंगे, इनके नाम से पहले एल लिखेंगे। और याद रखना है जो डी और एल फॉर्म है, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब रूपी इनैंशियोमर कहलाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं बेटा, ध्यान सुन लेना। हमारे पास जो प्रकाशिक समावेशिता है, अगर मैं उपसय संयोजक की बात करूं, प्रकाशिक समावेशिता वो ऐसे यौगिकों में पाई जाती है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, जैसे कि हमने ज्यामितीय समावेशिता में सीखा था। अब आप जानते हो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो प्रकार की ज्योमेट्री आ जाती है। एक तो मेरा आ जाता है बेटा वर्ग समतल, और दूसरा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और दूसरा आ जाता है बेटा हमारे पास चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। दूसरा आ जाता है बेटा हमारा चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। राइट। अब ध्यान से सुनते रहना बेटा,
टेट्राहेड्रल। क्लियर है बात। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूं तो यहां पर एक ज्योमेट्री देखने को मिलती है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय जिसे मैं बोलता हूं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। क्या ये बात समझ में आती है? अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित करने की दो शर्तें, कंडीशन है दो। अगर दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम कहेंगे बेटा कि ये प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित करेगा। अगर दो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो फिर प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित नहीं करेगा। पहली कंडीशन क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास जो पदार्थ के दर्पण प्रतिबिंब है, लिखना नहीं, सब लिखे हुए नोट्स के अंदर, अभी आपको समझना है। पदार्थ के जो दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब है यानी कि जो मिरर इमेज है, जो मिरर इमेज है बेटा, जो मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है, एक दूसरे पर अध्यारोपित, अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। अध्यारोपित का मतलब सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज या सुपर इम्पोजिबल नहीं होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, एक हैंड दूसरे हैंड का मिरर इमेज है, ये वाला हाथ दूसरे हाथ का मिरर इमेज है। सपोज दैट अगर मैं इसको देखता हूं तो ये मुझे ऐसा दिखेगा मिरर के अंदर, अगर मैं मिरर में ऐसे लिखूंगा तो ऐसे दिखेगा, राइट। अब मैं एक दूसरे के ऊपर अगर इनको रखूं, मिरर इमेज को एक दूसरे के ऊपर उठा के रखूं, तो अध्यारोपित का मतलब है कि एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेने चाहिए, पूरी तरीके से। जब मैंने एक दूसरे की मिरर इमेज को उठा के रखूंगा इसके ऊपर, इसकी मिरर इमेज को उठा के रख रहा हूं ऐसे, तो फिर एक दूसरे के ऊपर पूरा ढक लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अंगूठा बाहर हो रहा है, इधर ये बाहर हो रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से ये अध्यारोपित नहीं हो रहे। इसी को बोलते हैं सुपर इम्पोसिबल, कि जो हमारे पास इनके जो मिरर इमेज होंगे, जब मिरर इमेज को उठा के रखोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे। और अगर अध्यारोपित नहीं हो रहे तो फिर मैं कहूंगा कि अगर ये अध्यारोपित नहीं हो रहे तो फिर मैं कहूंगा ये प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो, मान लीजिए मेरे पास ये एक A4 टाइप का पेज है, अब इसको मैं मिरर इमेज के अंदर रखता हूं तो सेम की सेम आपको इसकी मिरर इमेज दिखेगी, जो भी मिरर इमेज दिखेगी, उस मिरर इमेज को इसके ऊपर उठा के रख दो। उस मिरर इमेज को जब आप इसके ऊपर उठा के रखोगे तो पूरी की तरीके से अध्यारोपित हो जाएगा। और अगर ये पूरी तरीके से अध्यारोपित हो गया तो मैं कहूंगा फिर ये प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि भाई जो उनकी मिरर इमेज है, पदार्थ के जो दर्पण प्रतिबिंब है, वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित ना होते हो। अगर अध्यारोपित हो गए तो फिर वो प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, दूसरा पॉइंट, ठीक है, पदार्थ में जो भी सब्सटेंस हमें चेक करना है, पदार्थ में किसी भी समतल के अनुदिश सममिति तल ना हो, सममिति तल ना हो। अगर बेटा ध्यान से सुनना, मैं उस पदार्थ के अंदर देखूंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति तल, अगर किसी भी प्लेन के अनुदिश उसके अंदर सममिति तल आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो फिर मैं कहूंगा फिर वो प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित नहीं करेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ऐसे समझो कि मान लीजिए मैं क्या करूं, हाँ, ये एक पेज ले लेता हूं, सपोज दैट, ध्यान से सुनना। अब यहां एक NH3 है, यहां एक NH3 है, यहां एक NH3 और यहां एक NH3 है, प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल क्या है, प्लेन है। और इसी प्लेन के अनुदिश अगर मैं इसको कट करूं, ऐसे बिल्कुल कट कर दूं, तो फिर क्या होगा, जब मैं इसको कट करूंगा तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, क्योंकि सारे के सारे एक ही प्लेन मारे तो सब के सब कट हो जाएंगे। और जब ये सब समान मात्रा में कट हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस प्लेन के अनुदिश ये समान मात्रा में कट हो रहे हैं। और अगर कट हो रहे हैं तो मैं कहूंगा इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो फिर ये
प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। मैं इसको और अच्छे समझाऊंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री को, अभी फिलहाल फील करो थोड़ी सी बात, इसको बहुत अच्छे समझेंगे। और अगर आपको अभी समझना है तो इस तरीके से समझ लीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री को कि मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं। ये मेरे पास कोबाल्ट है और यहां मेरे पास बेटा NH3 है, यहां भी NH3 है, राइट। यहां मेरे पास NO2 है, यहां भी NO2 है, यहां भी NO2 है बेटा, और यहां भी NO2 है। अब ये मेरे पास है मान के चले। अब मैं यहां पर देखूंगा, अगर यहां पर याद होगा दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो ट्रांसफॉर्म कहलाती है बेटा। ये क्या कहलाती है आपको पता होगा, ट्रांसफॉर्म। ज्यामितीय समावयवता आपने पढ़ ली। अगर दो सेम ग्रुप अपोजिट होंगे तो फिर वो कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म। ये ट्रांसफॉर्म। अब यहां पर देखो हमारे पास यहां पर तीन फॉर्म है। मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि ये मेरे पास एक प्लेन है, यहां NO2 है, यहां NO2 है, यहां NO2 है और यहां NO2 है। बीच में मेरा यहां पर कोबाल्ट है, एक NH3 ऊपर है और एक NH3 नीचे है। इसको समझो। अब मैं यहां इसको कट करूंगा, किसी भी एक प्लेन के अनुदिश अगर सिमेट्री आ गई, समानता आ गई, तो फिर मैं कहूंगा ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। कट करने के तरीके क्या हो सकते हैं, आप इसको छुरी से ऐसे कट कर सकते हो। ऐसे कट करने के बाद जो इधर बचेगा और जो इधर बचेगा अगर वो समान आ गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। आप इसको बेटा ऐसे कट कर सकते हो। ऐसे कट करने के बाद जो इधर बचा अगर वो समान आ गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। आप इसे ऐसे लाइन से कट कर सकते हो। जब आप ऐसे कट करोगे तो जो इधर बचेगा और जो इधर बचेगा अगर ये समान आ गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। मैं एक कंडीशन बता रहा हूं कट करने की। इन कट करने से अगर एक भी प्रकार से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो फिर मैं कहूंगा वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। अब मैं कट करता हूं, मैंने इसको ऐसे कट करा, तो ऐसे कट करने के बाद आप मुझे बताओ इधर भी NO2 बचा और इधर भी NO2 बचा, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना इस प्लेन का अनुदिश? आप कहोगे बिल्कुल समान मात्रा में। भाई जो कट हो गए उसे इग्नोर कर दो, ये कट खत्म, ये कट खत्म, कटिंग में चला गया तो बचा क्या इधर दो NO2 इधर भी क्या बचा NO2 और अगर ये समान प्रकार से कट हो रहा है, जो इधर बच रहा है वही इधर बच रहा है, तो मैं कहूंगा इस प्लेन के अनुदिश समानता है, सिमेट्री है। अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो फिर ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। आप चाहे इसे बेटा ऐसे कट कर लो। जब आप इसे ऐसे कट करोगे, ध्यान सुनना, तो ऊपर क्या बचा NH3 NO2, नीचे क्या बचा NO2 NH3, समान बच रहा है, तो ये तो ऐसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आप इसे ऐसे कट कर लो, ऐसे कट करने के बाद ऊपर क्या बचा NH3 NO2, इधर भी क्या बचा NO2 NH3, ऐसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो किसी भी अनुदिश अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो फिर मैं कहूंगा ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो आप देखोगे बेटा कि जो ट्रांसफॉर्म है इसकी वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं कर। अब आगे बढ़ते हैं, सिस फॉर्म ले लेते हैं। सिस फॉर्म में आप जानते हो दो सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं। सिस फॉर्म, यहां मैंने NH3 ले लिया और यहां भी NH3 ले लिया। क्या आपको दिख पा रहा है? चलिए, यहां मेरे पास है बेटा, यहां मेरे पास है NO2, यहां NO2, यहां NO2 और यहां NO2। चेक करो। अब मुझे किसी भी प्लेन के अनुदिश अगर सिमेट्री दिख गई तो फिर मैं कहूंगा ये भी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। ये सिस फॉर्म है क्योंकि दो सेम ग्रुप सेम साइड में है, इसलिए मैं सिस फॉर्म कहूंगा। अब मैंने इसको ऐसे काटा बेटा इस तरीके से, और जब मैं इसको ऐसे काट रहा हूं तो क्या बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है क्या? इधर NO2 बच रहा है, इधर NH3 NO2 बच रहा है। तो क्या दोनों साइड आपको समान प्रकार से ग्रुप्स मिल रहे हैं? जो इधर है वो इधर है, ऐसा है क्या? नहीं है भाई ऐसा। इसका मतलब इस प्लेन के अनुदिश तो सिमेट्री नहीं है। फिर आपने ऐसे काट दिया बेटा, ऐसे काट दिया। ऐसे काटने के बाद ऊपर क्या बचा NH3 NH3, नीचे क्या बचा NO2 NO2। इसका मतलब इस प्लेन का अनुदिश कट करने के बाद भी सिमेट्री नहीं आई, राइट बेटा। फिर आपने क्या करा, ऐसे कट कर दिया बेटा, ऐसे कट कर दिया। ऐसे कट करा तो ऊपर क्या बचा NH3 NO2 और नीचे क्या बचा NO2 NO2। इसका मतलब ऐसे कट करने के बाद भी सिमेट्री नहीं आई। तो फिर मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर किसी भी प्लेन के अनुदिश सिमेट्री नहीं है, तो मैं कहूंगा ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब इसकी सिस फॉर्म तो करती है, ट्रांसफॉर्म नहीं करती। तो एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से दो सिस और ट्रांस देगा ऐसे करके,
और आपसे कहेगा कौन से प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। उनके स्ट्रक्चर बनाना, एक सिस फॉर्म बनाना, एक ट्रांसफॉर्म बनाना और बताना कि ट्रांसफॉर्म प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। राइट, चलिए दो कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब अपनी डेफिनेशन पे चलते हैं। चलिए बेटा देखते हैं, अब ध्यान से सुनना। ध्रुवणीय प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चेक करो, ऐसे यौगिक जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। यहां आप दो बात और ऐड कर सकते हो कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र, संरचना सूत्र, भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, ऐसे लिख सकते हो। परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार भिन्न होता है। लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार भिन्न होता है, प्रकाशिक समावयवी कहलाते तथा इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। वे समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, इंग्लिश में बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट, या डी रूप कहलाते हैं। तथा वे समावयवी जो ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं, वाम, ये वाम है बेटा, बैन ये वाम है, वाम ध्रुवण घूर्णक यानी कि लीवर रोटेटरी या एल रूप कहलाते हैं। किसी यौगिक के डी व एल रूप परस्पर प्रतिबिंब रूप, जिसे मैंने कहा था दर्पणी मिरर इमेज, जिन्हें इनैंशोमर्स कहलाते हैं। डी और एल रूप एक दूसरे क्या कहलाते हैं बेटा? इनैंशोमर कहलाते हैं। यह एक दूसरे पर अध्यारोपित सुपर इम्पोज नहीं होते। मैंने अध्यारोपित कभी आपको बता दिया। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने की शर्तें, क्या कंडीशन है भाई? पहली कंडीशन, इनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होने चाहिए। इनके जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो भाई। और दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? इनमें किसी भी समतल प्लेन के अनुदिश सममिति नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्लेन के अनुदिश सिमेट्री नहीं आनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो फिर वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। और अगर सिमेट्री आ जाती है किसी भी समतल के अनुदिश तो फिर वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। आगे देखते हैं, अब ध्यान सुनो बेटा। इस प्रकार की समावयवता ऐसे जटिल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें केंद्रीय धातु आयन की उपसहसंयोजक संख्या 4 या 6 होती है। ये बात हम कर चुके हैं। हम बात करें उपसहसंयोजक संख्या 4 में। उपसहसंयोजक संख्या 4 चतुष्फलकीय या समतल वर्गाकार जटिल यौगिकों में पाई जाती है। क्या यहां तक बात आपकी क्लियर है? सब कुछ समझा दिया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे, पहले मैं बात कर रहा हूं समतल वर्गाकार जटिल यौगिक की। इंपोर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, समतल वर्गाकार जटिल यौगिक। अब समतल वर्गाकार जटिल यौगिक में अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये एक वर्गाकार जटिल यौगिक है, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं NiCl4 की, NiCl4 की, या मैं बात कर रहा हूं इस तरीके से MABCD टाइप के लिगैंड की। मैंने कहा बीच में हमारा कोई M है, मैंने चारों लिगैंड अलग अलग ले लिए, ये तो करेगा ही नहीं क्योंकि चारों Cl है। कंडीशन में दिखा दूंगा, इसको भी दिखा दूंगा। पहले यहां पर ABCD, अब यहां A है, यहां B है, यहां C है और यहां D है। अब मुझे बताना है क्या ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा? तो जैसे कि आप जानते हो कि ये सारे के सारे जो होंगे वो एक ही प्लेन में होंगे, एक ही समतल में होंगे। और अगर ये एक ही समतल में होंगे तो इसी समतल के अनुदिश अगर मैं इसको कट करूं तो सबके सब कट हो जाएंगे। और अगर सबके सब कट होंगे तो जो कटिंग होगी वो समान प्रकार से होगी। और अगर समान प्रकार से होगी तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। जैसे कि मैंने समझाया था कि मेरे पास एक प्लेन है, अब इस प्लेन के अंदर बीच में M है, यहां A, यहां B, यहां C और यहां D है। अब मैं इसी प्लेन के अनुदिश अगर मैं दूसरा ऐसा ही पेपर लाऊं और इसी प्लेन के अनुदिश इसको कट कर दूं तो जो कटिंग होगी तो ये चारों लिगैंड और ये मेटल कटिंग में चला जाएंगे और कटिंग जो होगी वो समान प्रकार से होगी। इसका मतलब इसके अंदर इसी प्लेन के अनुदिश क्या पाई जाएगी? सिमेट्री पाई जाएगी। और अगर सिमेट्री पाई जाएगी तो फिर ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो चारों लिगैंड अलग होने के बावजूद भी जो समतल वर्गाकार जटिल यौगिक होंगे वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे क्योंकि चारों लिगैंड तथा केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। और चूंकि एक ही प्लेन में है तो उनमें क्या पाई जाएगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, जिस कारण वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा कि हमारे पास
जो समतल वर्गाकार जटिल यौगिक होते हैं वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। चेक करो, समतल वर्गाकार जटिल यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। इन जटिल यौगिकों में सभी लिगैंड तथा केंद्रीय धातु परमाणु एक ही तल में, केंद्रीय धातु परमाणु एक ही तल में होते हैं, अतः इनमें सममिति तल पाया जाता है। तो जो समतल वर्गाकार जटिल यौगिक होंगे वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा चतुष्फलकीय जटिल यौगिक, क्योंकि इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। तो चतुष्फलकीय जटिल यौगिक की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास, आपको बना के मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, ये मेरे पास, ध्यान से देखना बेटा, ये एक इस तरीके से, ये हमारे पास एक चतुष्फलकीय जटिल यौगिक है। सपोज दैट चारों लिगेंड्स अलग अलग है। अब मैं चारों लिगेंड्स में अगर देखूं तो इसे किसी भी प्लेन के अनुदिश कट करूं, ऐसे करूं तो भी सिमेट्री नहीं आएगी, क्योंकि ये और ये तो खत्म हो सकता है बट ये खत्म नहीं होंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको कहीं किसी भी एंगल से आपको नहीं दिखेगी कि किसी भी प्लेन के अनुदिश आप इसे कट करोगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं इसे ऐसे कट करूंगा तो फिर भी समान प्रकार से कटिंग नहीं होगी, राइट। जब मैं इसकी मिरर इमेज लेता हूं तो मिरर इमेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इधर देखने को मिलेगा और ये इधर देखने को मिलेगा। यानी कि मिरर इमेज में ये इधर मिलेगा और ये इधर मिलेगा मिरर इमेज में। अब इसके ध्यान सुनना, पहले हमारे पास ये उधर था और ये इधर था, ये मिरर इमेज है, और मैं जैसे इसको उठा के रखता हूं तो इसके ऊपर ये आएगा और इसके ऊपर ये आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो रहे, तो इनकी मिरर इमेज भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होती, और दूसरा इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं पाई जाती, और जिस कारण ये क्या शो करते हैं बेटा, हाँ क्या शो करेंगे, बिल्कुल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये मेरे पास मेटल है, यहां मेरा ए है, यहां मेरा बी है, यहां अंदर की ओर, जैसा कि मैंने अंदर की ओर दिखाया था, ये सी है, और यहां मेरा डी है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज लूं, दर्पण लगाओ, यहां पर दर्पण लगाओ बेटा, तो दर्पण लगाने से क्या होगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ अलग, ये तो सेम रहेगा, यहां मेरा चेंज हो जाएगा, बी की जगह डी, सी सेम रहेगा, और यहां मेरा बेटा डी की जगह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसकी मिरर इमेज को आप इसे उठा के रखो तो बेटा बी के ऊपर डी आएगा और डी के ऊपर बी जाएगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर ना तो सुपर इंपोज हो रहे और ना इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, जिस कारण ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो जो चतुष्फलकीय जटिल यौगिक होंगे वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। चेक करते हैं बेटा, असममित द्विदंती लिगैंड युक्त MaB2, ये जो AB है वो द्विदंतीय असममित लिगैंड है, राइट। प्रकार के चतुष्फलकीय जटिल यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के जटिल यौगिक का मुख्य उदाहरण आप देख सकते हो NiNH2CH2COO का होल ट्वाइस। ये जो मेरे पास बेटा NH2CH2COO माइनस है, या एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहां से डोनेट करेगा, एक यहां से, अगर मैं इसे ए कहूं तो इसे बी कहूंगा, तो ये AB टाइप का हो गया द्विदंती लिगैंड, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहे हैं। पहली बात, इसका नाम है ग्लाइसिनेट, 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 राइट बेटा, इसका नाम क्या है, ग्लाइसिनेट। अब मैं जब यहां पर ध्यान से सुनना, मैं इसको इस तरीके से, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है बेटा, इस तरीके से। अब मैं जब इसको जोड़ूंगा तो हम जानते हैं, इनको जब हम जोड़ेंगे तो मान लीजिए यहां A और यहां मेरा B जुड़ गया, ऐसे यहां बेटा मेरा A और यहां कौन जुड़ गया, B जुड़ गया, इस तरीके से। अब जब मैं इनकी मिरर इमेज लूंगा तो ये इधर दिखेगा और वो उधर दिखेगा। तो इसको मैं नॉर्मली ऐसे दिखा रहा हूं, है तो ये चतुष्फलकीय, दिखा मैं ऐसे रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। मेरा ये Ni है, थोड़ा सा हिंट देने के लिए इसको मैं छोटा कर दूंगा। यहां से मान लीजिए O ने डोनेट करा इलेक्ट्रॉन और यहां से N ने डोनेट करा, ग्लाइसिनेट। आप देख सकते हो एक N डोनेट करेगा और एक O डोनेट करेगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं कि मान लीजिए यहां से हमारे पास डोनेट करा O ने और यहां से डोनेट करा N ने, इस तरीके से। अब आप इसकी मिरर इमेज जब लोगे, दर्पण प्रतिबिंब लोगे, दर्पण, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इधर देखने को मिलेगा और ये इधर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो जब आप इसे Ni इधर छोटा देखने को मिलेगा आपको इस तरीके से,
और इधर आपको बड़ा, ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, ये एक को आप डी फॉर्म कह दोगे, जैसे मान लीजिए डी रूप कह रहा हूं मैं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, एल लूप। ठीक है, ये लाइट को घड़ी की दिशा में रोटेट करेगा, लाइट को घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट करेगा, तो दो अलग अलग हमारे पास कंपाउंड हो जाएंगे, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। राइट बेटा, हाँ आगे बढ़ते हैं। इसमें सेकंड है उपसय संयोजक संख्या 6, और उपसय संयोजक संख्या 6 में जो हमारे पास प्रकाशिक समावेशिता है वो बहुत ज्यादा प्रदर्शित की जा सकती है। तो चेक करो, केंद्रीय धातु आयन की उपसय संयोजक संख्या 6 अष्टफल के जटिल यौगिकों में पाई जाती है। ऐसे जटिल यौगिक जिनका सामान्य सूत्र Ma8 का होल थ्राइस, Ma का होल ट्वाइस B2 आदि होता है, प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित करते हैं। मैंने एनसीईआरटी का एग्जांपल लिए, वैसे भी बहुत एग्जांपल हो सकते हैं जो ये प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित करेंगे, लेकिन यहाँ पर बस एनसीईआरटी के दो एग्जांपल ही उठाए हैं। अब मैंने इसमें एग्जांपल लिया है Ma का होल 3 प्रकार के जटिल यौगिक। ये जो मेरे पास AA है बेटा, इसे बोलते हैं हम सममित, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दोनों साइड से एक ही प्रकार का एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो सममित द्विदंतीय लिगैंड। ये मेरा क्या बेटा, सममित द्विदंतीय लिगैंड। राइट, सममित द्विदंतीय लिगैंड। अब इसका एग्जांपल देख सकते हो, इस प्रकार के जटिल यौगिक का मुख्य उदाहरण COEN का होल थ्राइस ट्राई पॉजिटिव है। इस आयन के डी और एल रूप निम्न प्रकार से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। डी और एल फॉर्म बनाना है तो पहले मुझे आपको क्या करना है बेटा, बस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना, और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान रखना आपको केंद्रीय धातु परमाणु इस तरीके से बना लेना है। 6 के 6 पोजीशन को ऐसे बना लेना बेटा, ध्यान से देखना। सिक्स की 6 पोजीशन को इस तरीके से बना लेना, ड्रॉ कर लेना, ऐसे कर लिया। अब यहां पर मेरे पास 3 EN है, कितने EN, 3 EN को जोड़ रहा हूं मैं, एक को जोड़ूंगा ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे जोड़ने, याद रखना बेटा, तो एक ऐसे जुड़ेगा, एक जुड़ेगा मेरा ऐसे, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे जोड़ूंगा, एक ऐसे जुड़ेगा। इसका मतलब जानते हो आप, इसका मतलब थोड़ा जानते हो बेटा, ध्यान सुनना, ये 90 डिग्री के एंगल है। अब जब मैं यहां से जोड़ूंगा EN को इस तरीके से, तो EN मतलब एथिलीन डायमीन। फॉर्मूला क्या होता है EN का, CH2NH2, सिंगल बॉन्ड CH2NH2। तो बेटा यहां से भी N डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और यहां से भी N डोनेट करेगा, तो इसे भी A मान रहा हूं मैं और इसे भी A मान रहा हूं, A टाइप। यहां से भी N परमाणु डोनेट करने वाला और यहां से भी N, ये है। तो यहां भी 90 डिग्री पे जुड़ गया, यहां भी मुझे 90 डिग्री पे जोड़ना है, इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं, ये रहा। और ट्राई पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ऊपर लिख दूंगा इसके ऊपर ट्राई पॉजिटिव। मुझे क्या देखना है इसका, मिरर इमेज, दर्पण। अच्छा पहले चेक कर लेते हैं, आपको किसी भी प्लेन के अकॉर्डिंग सिमेट्री नहीं दिखने की। आपको ऐसे काटो, समान प्रकार से नहीं मिलेगा, किसी भी प्लेन के अनुदिश आप काट लो इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे काटोगे तो इधर EN आ रहा है, इधर हमारे पास इधर एक NH2 यहां से भी देखने को मिलेगा, एक यहां से देखने को, इधर दोनों देखने को मिलेगा, तो यहाँ हाफ इसका और हाफ इसका। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने की, चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, किसी भी प्लेन का। अब जब मैं इसकी मिरर इमेज लूंगा तो ये इधर देखने को मिलेगा और ये उधर देखने को मिलेगा, मिरर इमेज। तो फिर से आपको क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं, आपको एक वर्ग बनाना है इस तरीके से, एक ऊपर और एक नीचे। अब EN लगाने हैं बस, और कुछ नहीं करना। इधर 2 EN लगाने हैं, तो एक को ऐसे दिखा दो और एक को ऐसे दिखा दो। एक EN इधर दिखाना है, आपको पता ही है मिरर इमेज में, और ट्राई पॉजिटिव ऊपर रहेगा। राइट बेटा, तो इस तरीके से आप देख सकते हो डी और एल रूप। इसको मैं बोल रहा हूं अगर डी फॉर्म, डी रूप, तो ये मेरा क्या होगा बेटा, एल लूप। ये फिर मेरा एल लूप हो जाएगा। अगर एक डी होगा तो दूसरा क्या होगा, एल लूप। राइट, तो इस तरीके से इसके सिस और ट्रांसफॉर्म आप इसी तरीके से इसके डी और एल लूप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो बेटा, MAA2B2 प्रकार के जटिल यौगिक। AA मैंने आपको बता दिया क्या है, सममित द्विदंती लिगैंड है, मतलब एथिलीन डायमीन है।
तो आप देख सकते हो इस प्रकार के जटिल यौगिक का मुख्य उदाहरण PTAN का होल ट्वाइस Cl2 डाई पॉजिटिव तथा COAN का होल ट्वाइस Cl पॉजिटिव। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर पीटी का एग्जांपल ले रखा है, तो ये ले लेते हैं PTAN का होल ट्वाइस Cl2 डाई पॉजिटिव। इस आयन के डी व एल रूप को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। चेक करो, जब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, मैं यहां दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाए। ये पीटी है बेटा। अब मैं इसकी सिस और ट्रांसफॉर्म बना सकता हूं, क्योंकि इसकी सिस और ट्रांसफॉर्म बन सकती है। तो जब मैं सिस फॉर्म बनाता हूं तो दो समान ग्रुप को सेम साइड रखूंगा, ये सिस फॉर्म हो जाएगी बेटा, सिस फॉर्म। अब बचे क्या मेरे पास EN, दो EN बचे, 90 डिग्री के एंगल पे जोड़ना है, तो एक EN को मैं ऐसे जोड़ूंगा और एक EN को मैं ऐसे जोड़ूंगा। ये मेरा सिस फॉर्म है बेटा, ये मेरा सिस फॉर्म है। ट्रांसफॉर्म इसकी अगर मुझे बनानी है, ट्रांसफॉर्म अगर इसकी बनानी है बेटा, तो ट्रांसफॉर्म में क्या करना है, दो सेम ग्रुप को अपोजिट करना है। तो एक EN इधर लगाऊंगा और एक EN इधर लगाऊंगा, ये ट्रांसफॉर्म। अब आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्म में अगर मैं इस प्लेन के अनुदिश से कट करूं तो ये दो इक्वल पार्ट में कट हो रहा है, इक्वल भाग में, इधर भी EN मिल रहा है, इधर भी EN मिल रहा है, चेक कर सकते हो। तो यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी ट्रांस के अंदर, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी तो फिर मैं कहूंगा ये प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो याद रखना, जो ट्रांसफॉर्म है वो प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित नहीं करेगी, जबकि जो सिस फॉर्म है वो प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करेगी, क्योंकि इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। मान लीजिए ऐसे काटते हो तो जो इधर मिल रहा है वही इधर नहीं मिल रहा, अगर ऐसे काटते हो तो जो इधर मिल रहा है वो इधर नहीं मिल रहा, तो यहां पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देखने को मिलेगी। तो सिस और ट्रांस में याद रखना, सिस फॉर्म प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करेगी, लेकिन ट्रांसफॉर्म प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित नहीं करेगी। तो मैं यहां सिस फॉर्म लूंगा इसकी, बस ध्यान से देखना बेटा, सिस फॉर्म ले लेंगे इसकी, और कुछ भी नहीं करना आपको। ये पीटी है मेरा और यहां मेरा बेटा Cl है। मुझे सिस फॉर्म लेना है तो दो सेम ग्रुप को सेम साइड में रखना है, तो Cl को यहां रख लो, ये सिस फॉर्म। बचा क्या EN को जोड़ रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे जोड़ते हैं हमेशा, तो एक EN मेरा यहां जुड़ जाएगा 90 पे और एक EN मेरा यहां जुड़ जाएगा 90 पे, राइट। और चूंकि इसके ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज है तो डाई पॉजिटिव चार्ज दिखा दो। अब आपको क्या करना है, एक दर्पण लगाना है बेटा और इसकी मिरर इमेज लेनी है। इसके क्या लेनी है, मिरर इमेज, इसको डी रूप कह दो। अब आप इसकी मिरर इमेज लोगे तो जो इधर है वो इधर दिखेगा, जो इधर है वो इधर दिखेगा। तो चेक कर लेते हैं हम, ये मेरा पीटी है। अब यहां पर आप देखोगे सिस फॉर्म दिखा रहा हूं मैं, यहां Cl रहेगा जो का तू, अब इधर Cl था तो इधर हो जाएगा, इधर मेरा EN था तो इधर देखने को मिलेगा, इधर ऐसे इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब इधर EN था तो वो उधर चला जाएगा, ये EN इधर आ जाएगा, ये EN इधर आ जाएगा, और ब्रैकेट के ऊपर आपको क्या दिखेगा, डाई पॉजिटिव। ये मेरा कौन सा फॉर्म होगा, L फॉर्म। अब इसकी जो मिरर इमेज है ये आप उठा के इसके ऊपर रखो, तो EN के ऊपर कौन आएगा, Cl और EN, ये वाला EN, तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज अध्यारोपित नहीं होंगे। और अगर इनकी मिरर इमेज अध्यारोपित नहीं हो रही तो फिर आप ये प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करें। ये D और N रूप दोनों एक दूसरे क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब। क्या कहलाते हैं बेटा, प्रतिबिंब, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर। एनेंशियोमर, ये एक दूसरे के एनेंशियोमर। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और हर एक कॉन्सेप्ट आपका प्रकाशिक समावेता से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा, राइट। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट भी होता है, तो उम्मीद है कि आपको डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके अपना डाउट बताएं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल नेम है विजन इंस्टीट्यूट MZ, ठीक है बेटा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो बेटा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर बेटा आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।